तो अपन बात करते हैं भाई। आज एक टॉपिक तो पढ़ा था हमने कल, तो आज अपन एक संविधान का दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। इसका छोटा सा ही टॉपिक है, संविधान की अनुसूचियां। तो देखो, अनुसूचियों के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, अनुसूचियां क्या होती है भाई। अनुसूचियां ये इनके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। छोटा सा ही टॉपिक है, तो देखते हैं। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में कुल भाग कितने हैं। तो भारतीय संविधान में कुल भाग है 22। और जो प्रत्येक भाग है वो बंटा हुआ है अनुच्छेदों में, और ये है 395। ये तो बेसिक सी बात है, कितने हैं? 395। और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कितनी? 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में है 12। तो आज अपन यही पता करेंगे भाई, अनुसूचियां क्या होती है। तो आइए, आपको पता होना चाहिए, ये एक्स्ट्रा जानकारी देती है किसके बारे में? अनुच्छेदों के बारे में। ये हमें एक्स्ट्रा जानकारी देती है, ये आपको पता होना चाहिए। आप बोलोगे भाई किस प्रकार एक्स्ट्रा जानकारी देती है? तो देखो, हम बात करते हैं। देखो, पहला नंबर की अनुसूची, अनुसूची 1, और इसमें लिखा है संघ व राज्य का वर्णन। इसमें लिखा है संघ व राज्य का वर्णन। संघ व राज्य का वर्णन, ये हमने कहा, ये है प्रथम अनुसूची, संघ व राज्य का वर्णन। काम क्या होता है? ये देती है एक्स्ट्रा जानकारी किसके बारे में? ये सारे के सारे जानकारी देती है अनुच्छेदों के बारे में। तो देखो, एक्स्ट्रा जानकारी किस प्रकार देती है। अपन आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान का 1 नंबर अनुच्छेद, और ये है एक अनुसूची। देखो उसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है भारत जो कि इंडिया है। इंडिया दैट इज भारत। भारत जो कि इंडिया है, एक राज्यों का संघ है। इसका संघ है, राज्यों का संघ है, ध्यान रखना, यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है। यहाँ फेडरेशन शब्द यूज नहीं किया गया है। यहाँ शब्द यूज किया गया है कौन सा? यूनियन। एक तो शब्द है यूनियन, और एक फेडरेशन। क्या होता है यूनियन? तो इसमें पता होना चाहिए, भारत के जो राज्य हैं चाहकर भी भारत से अलग नहीं हो सकते। अब देखो, ये जो बातें हैं, भारत जो कि इंडिया है, राज्यों का संघ है, ये बात लिखी है 1 नंबर में। और यहाँ कितने हैं? तो हमने कहा 28 भारत में राज्य है, और 8 संघ शासित प्रदेश है। भारत में 28 तो क्या है? राज्य है, और 8 संघ शासित प्रदेश है। क्या है? 8 संघ शासित प्रदेश। तो देखो, ये होता है अंतर, ये हमने पढ़ा। ये जो नंबर 1 है अनुसूची, ये जानकारी देती है एक्स्ट्रा जानकारी किसके बारे में? ये एक्स्ट्रा जानकारी देती है। देखो, यहाँ तो हमने बता दिया कि भारत किससे बना है, भारत राज्यों से बना है। लेकिन यहाँ हमने एक्स्ट्रा जानकारी दी इसकी, कि भारत में 28 तो क्या है? 28 राज्य हैं, और 8 क्या है? संघ शासित प्रदेश। ये देखो, एक तो नाम है संघ शासित प्रदेश, और कुछ बोल देते हैं केंद्र, केंद्र शासित प्रदेश। तो एक ही चीज़ है, थोड़ा सा फर्क है। देखो, वो फर्क क्या है? ये देखो, वर्त है, और वर्त का ये जो बीच वाला पॉइंट है, अपन इसको बोलते हैं केंद्र। लेकिन जो संघ है ना, एक व्यापक शब्द है। संघ का मतलब ये हो गया, देखो पूरा, ये जो चीज़ है ये संघ है, और ये क्या है? केंद्र है। तो ध्यान रखना, संविधान में इसको ज़्यादा यूज किया गया, किसको? संघ को। ये हमने पढ़ा अनुसूची 1। इसमें लिखा है कि संघ व राज्य का क्या है? वर्णन। यहाँ बताया गया कि भारत में 28 तो क्या है? राज्य हैं, और 8 है संघ शासित प्रदेश। आपको पता होना चाहिए, पहले हमारे 29 राज्य थे, तो हमने कहा यहाँ लिखा हुआ था 29।
अब कितने हैं? 28। हमने एक हटा दिया, कौन सा? जम्मू कश्मीर को इस सूची से हटा के उसे संघ शासित प्रदेश के रूप में दो भागों में बांट दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसका मतलब यदि ये जो संख्या है कम होगी या ज़्यादा होगी, ये यहाँ से होगी, अनुसूची 1 से होगी। ये आपको पता होना चाहिए। संघ व राज्य का वर्णन है अनुसूची 1 में। ये हमने कहा ये तो है 1 नंबर का, ये है 1 नंबर का आर्टिकल और यह है 1 नंबर की अनुसूची। तो हमने कहा ये जो है इसकी एक्स्ट्रा जानकारी किस में लिखी हुई है? अनुसूचियों। और ये लिखा है एक भाग है संविधान में परिशिष्ट, वहाँ इनका उल्लेख किया गया क्या? अनुसूचियों। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये हमने पढ़ लिया अनुसूची 1। इसमें लिखा है 28 राज्य हैं और 8 क्या है? संघ शासित प्रदेश। सबका नाम भी लिखा हुआ है और क्षेत्रफल भी लिखा हुआ है और ये आपको पता होना चाहिए। अगला देखो, अगली है दूसरी अनुसूची। उसमें क्या लिखा है? सेकंड अनुसूची में क्या लिखा है कि जो जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख है। प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख है। वेतन भत्तों का उल्लेख है। वेतन भत्तों का क्या है? उल्लेख है। तो ये आपके इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बताओ वेतन भत्तों का उल्लेख कहाँ पर है? तो ध्यान रखना अनुसूची 2 में है। तो इसमें ध्यान रखना ये है सेकंड नंबर की अनुसूची। वेतन भत्तों का उल्लेख है, प्रमुख पदाधिकारियों को कितना वेतन मिलेगा ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखो यहाँ पर एक है राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलेगा, ये भी लिखा है अनुसूची 2 में। तो इनको 5 लाख रुपए प्रति माह ये मासिक वेतन है। ये सारी जानकारी कहाँ लिखी है? अनुसूची 2 में। और आपको ये भी पता होना चाहिए और भी क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर वेतन लिखा हुआ है राज्यपाल का। वेतन किसका लिखा हुआ है? राज्यपाल का। पेन चेंज करते हैं भाई। तो हमने कहा एक तो लिखा है राष्ट्रपति का और एक किसका है? राज्यपाल का। चलो और बताओ और किसका लिखा है? और लिखा हमने कहा लोकसभा में 2 पोस्ट हैं, लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष। तो ये जो पोस्ट लिखी है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कितना वेतन मिलेगा, ये भी लिखा है अनुसूची 2 में। और हमने कहा उसी प्रकार है राज्यसभा। और ये जो है राज्यसभा के भी 2 पोस्ट हैं, सभापति और उपसभापति। सभापति को कितना वेतन मिलेगा ये भी लिखा हुआ है और उपसभापति को कितना वेतन मिलेगा ये भी यही लिखा है अनुसूची 2 में। अब देखो एक बात ध्यान रखना, यहाँ सभापति कौन है? ये होते हैं भारत के राष्ट्रपति। कौन होते हैं? भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये अपन आगे पढ़ेंगे 64 नंबर के अनुच्छेद में। तो कई बार एग्जामिनर प्रश्न पूछ लेता है कि ये जो पोस्ट है इनका उल्लेख इसमें, इनके वेतन भत्ते का उल्लेख यहाँ नहीं है अनुसूची 2 में। क्यों? क्योंकि जो इनको वेतन भत्ते मिलते हैं वो वेतन मिलते हैं राज्यसभा के सभापति के रूप में। और सेम टू सेम इधर है विधानसभा। क्या है? विधानसभा। ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई और किन के वेतन भत्तों का उल्लेख है। तो हमने कहा एक तो है पहला पढ़ा राष्ट्रपति, इसके साथ राज्यपाल। और फिर यहाँ हमने पढ़ा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के। तो यहाँ पर भी लिखा है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कितना वेतन मिलेगा। विधानसभा के एक तो किसको? अध्यक्ष को और दूसरा उपाध्यक्ष को। और यहाँ एक और है भाई विधान परिषद। संपूर्ण भारत में तो नहीं है लेकिन यह है भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद। और यहाँ पर भी 2 पोस्ट है। कौन कौन सी? सभापति और उपसभापति को कितना वेतन मिलेगा ये भी यहाँ पर लिखा हुआ
सभापति को और उपसभापति को। ये भी आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। यहाँ है अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इधर भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। और यहाँ हमने कहा कौन सी सभा है, राज्यसभा, और इधर है विधान परिषद। चलो और बताओ, और यहाँ वेतन लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जजों को। भाई सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, इनको कितना वेतन देगा, ये भी बात यहाँ पे लिखी हुई है। और यहाँ उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के जजों को कितना वेतन मिलेगा, ये भी बात यहाँ पर लिखी हुई है। और ज़्यादा जानकारी ले तो एक पोस्ट और है CAG, इसको हिंदी में कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। इसको अपन आगे पढ़ेंगे, 148 में लिखा हुआ है। भारत में एक पोस्ट होगी CAG। इसका मतलब ये जो हमने पढ़ रहे हैं सेकंड नंबर की अनुसूची, और यहाँ है 2 में क्या है, वेतन भत्तों का उल्लेख। हमने पढ़ा पहला, पहले में पढ़ा संघ राज्य, फिर पढ़ा 2, क्या देना है 2 में देने हैं वेतन भत्ते। और एक ध्यान रखना, यहाँ जो भारत के होते हैं उपराष्ट्रपति के रूप में इनको वेतन नहीं मिलता है, इनको वेतन मिलता है राज्यसभा का सभापति के रूप में। ये हमने पढ़ ली 2 अनुसूचियाँ। और देखो आगे, देखो आगे अपन पढ़ रहे हैं तीसरी अनुसूची। इसमें क्या लिखा है तीसरी अनुसूची, तो यहाँ लिखा है प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों, प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों, प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ प्रारूप का उल्लेख है, शपथ प्रारूप का उल्लेख है। शपथ प्रारूप का उल्लेख है, ये आपको पता होना चाहिए। 3 में क्या है, तो 3 में है शपथ। 3 में क्या है, शपथ। ऐसे याद कर सकते हो, शपथ में भी 3 अक्षर, और यह है अनुसूची 3 में पढ़ा पहला, पहले में पढ़ा संघ राज्य, फिर पढ़ा 2, क्या 2 भाई, वेतन भत्ते, और फिर हमने पढ़ा 3, तो 3 में है शपथ प्रारूप का उल्लेख। और यहाँ पर देखो शपथ प्रारूप का उल्लेख किन किन का है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर किन किन के शपथ प्रारूप का उल्लेख है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है MP का उम्मीदवार, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP का उम्मीदवार जब फार्म भरने जाएगा ना, मुझे चुनाव लड़ना है सांसद का, तो वो शपथ किस प्रकार की लेगा, उसका उल्लेख है यहाँ अनुसूची 3 में। और ये व्यक्ति चुनाव जीत जाता है, MP यानी सांसद बन जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो किस प्रकार की शपथ लेगा, इसका भी उल्लेख इसमें किया हुआ है। और यदि ये MP है, बाद में क्या बन जाता है, मंत्री बन जाता है भारत सरकार में, तो किस प्रकार की शपथ लेगा, उसका भी उल्लेख है अनुसूची 3 में। और यही सेम टू सेम पोस्ट इधर ध्यान रखना, किस प्रकार की शपथ लेता है MLA का उम्मीदवार, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये ध्यान रखना। ये भी जब फार्म भरने जाता है उम्मीदवार, तो किस प्रकार की शपथ लेता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जब चुनाव जीत जाए, MLA बन जाए, तो किस प्रकार की शपथ लेगा, ये भी बात इसमें लिखी हुई है। और यदि MLA बनने के बाद यदि सौभाग्य मिला और क्या बन जाता है, मंत्री बन जाता है, मंत्री महोदय, तो भी इसमें किस प्रकार की शपथ होगी, इन सब की शपथ का उल्लेख कहाँ है, अनुसूची 3 में। तो देखो कितनी ही अच्छी बात है कि जब फार्म भरने जाएंगे तो भी शपथ लेनी होगी। और फिर हमने कहा ये बन गए, MP बन गए, MLA बन गए, तो भी क्या लेनी होगी, शपथ। और उसके बाद यदि ये सदस्य बन जाते हैं मंत्री परिषद के, मतलब मंत्री के रूप में, एक बार फिर क्या लेनी होगी इनको, शपथ। और इन सब का उल्लेख है अनुसूची 3 में है। और बताओ किन की शपथ का उल्लेख है, तो और शपथ का उल्लेख है सुप्रीम कोर्ट के जज किस प्रकार की शपथ लेते हैं, उसमें कौन से होंगे अक्सर, ये सारी बातें कहाँ लिखी है, अनुसूची 3 में। और इसी के साथ हाई कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज किस प्रकार की शपथ लेंगे, इसका भी उल्लेख इसमें है, अनुसूची 3 में। और एक वो पोस्ट जो हमने पीछे पढ़ के आए हैं, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये जो लोग हैं इनके शपथ प्रारूप का उल्लेख कहाँ है, अनुसूची
3 में है। ये बात ध्यान रखना, 3 में शपथ प्रारूप, ये रीट के एग्जाम में एक बार पूछा गया कि भाई शपथ प्रारूप का उल्लेख है, तो ध्यान रखना अनुसूची 3 में है। और इसके बारे में क्या जान सकते हैं, तो यहाँ ये ध्यान रखना भाई, 3 जो व्यक्ति हैं, 3 जो पोस्ट है, कौन कौन सी, एक राष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति और एक राज्यपाल, इनकी शपथ का उल्लेख नहीं है। ये भी ध्यान रखना आपको। कौन कौन से, तो राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, ध्यान रखना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, और एक पोस्ट कौन सी है, राज्यपाल। तो ये जो 3 पोस्ट हैं, यहाँ शपथ का प्रारूप का उल्लेख यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भारत के जो है राष्ट्रपति ये शपथ लेते हैं 60 नंबर के 60 नंबर के अनुच्छेद में शपथ लेते हैं, ध्यान रखना। और भारत के जो है उपराष्ट्रपति, और यह 69 नंबर का अनुच्छेद। और जो प्रत्येक जो है स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पोस्ट है राज्यपाल, ये शपथ लेते हैं 159 अनुच्छेद 159 में। तो ये बात ध्यान रखना, इन 3 की शपथ का उल्लेख संविधान की यहाँ पर नहीं है। कौन से नंबर की, तीसरी अनुसूची में नहीं है। तो है कहाँ, तो इनका है 60 में है, 69 में और 159 में। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भाई 3 में शपथ प्रारूप है, लेकिन इनकी शपथ का उल्लेख यहाँ पर नहीं है। एक बार ये भी प्रश्न आया हुआ है, भारत के जो है राष्ट्रपति वो किस प्रकार की शपथ लेते हैं, ये शपथ लेते हैं संविधान के परिरक्षण की, ये शपथ लेते हैं संविधान के संरक्षण की, और ये शपथ लेते हैं संविधान के प्रतिरक्षण की। ये आपको पता होना चाहिए, जहाँ तक हो सके इनका याद करना क्रम। पहला क्या है, परिरक्षण, प्रिजर्व, संरक्षण और प्रतिरक्षण, इनकी शपथ इस प्रकार की शपथ लेते हैं। और ये बातें लिखी अनुच्छेद 60। और अगला कौन सा है, भारत के उपराष्ट्रपति, इनका 69 में। और अगला है राज्यपाल, इनका 159 में। ये ध्यान रखना, ये जो 3 पोस्टें हैं वहाँ यहाँ पर इनकी शपथ का उल्लेख नहीं है। और यदि पूछ ले शपथ प्रारूप का उल्लेख कहाँ है संवैधानिक पदाधिकारियों का, तो ध्यान रखना शपथ का प्रारूप का उल्लेख कहाँ है, अनुसूची 3 में है। अगला देखो, अगला पढ़ रहे हैं अनुसूची 4। 4 में क्या लिखा है, अनुसूची 4 में लिखा है राज्यसभा सीटों का आवंटन, राज्यसभा सीटों का आवंटन। यहाँ पर बंटवारा किया गया है कि कितने सीट, कौन से राज्य में कितनी सीट होगी राज्यसभा की। ये सारी बातें कहाँ लिखी है, अनुसूची 4 में लिखा है राज्यसभा सीटों का आवंटन। ये आपको पता होना चाहिए भाई, कौन से जगह पर कितनी सीटें हैं, ये सारी जानकारी कहाँ दे रखी है, ये सारी जानकारी दे रखी है अनुसूची 4 में। पहले में पढ़ा संघ राज्य, फिर पढ़ा 2 क्या, 2 वेतन भत्ते, फिर 3 में क्या पढ़ा, शपथ। अगला देखो 4 में लिखिए राज्यसभा सीटों का आवंटन। और यहाँ आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ हैं, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक राज्यसभा सीट कहाँ है भारत में, ध्यान रखना सर्वाधिक तो है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, और 31 है, नहीं है 30। और एक जो स्टेट हमारा है राजस्थान में कितनी है, ये तो आपको पता होना चाहिए। हमारे यहाँ राजस्थान में है 10 सीट है, सीट है 10। और एक एक बात और ध्यान रखना, ये जो है 10 सीट, इनका जो चुनाव होता है किसका, कौन सी सीटों का, राज्यसभा वालों में, हर 2 साल बाद होते हैं। हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य का चुनाव होता है, और 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। तो ध्यान रखना हमारे इस प्रकार होता है, पहले 2 साल में 3, फिर अगले 2 साल में 3, और फिर अगले 2 साल में 4। क्यों, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, और यदि इसको बनाए रखना है स्थायी, तो हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे, और उनकी जगह 1/3 नए आते हैं। ये तो है सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में कितनी है, एक। हमारे राजस्थान में कितनी है, 10। लेकिन एक और ऐसा स्टेट है उड़ीसा, जहाँ पर भी कितनी है, 10 सीटें हैं।
तो दो राज्य राजस्थान और उड़ीसा, जहाँ पर राज्यसभा की सीटें समान है, कितनी हैं? 10-10। ये एक दो बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये है 4 नंबर राज्यसभा सीटों का आवंटन। और सबसे कम कहाँ है? तो सबसे कम मतलब एक सीट। तो ये एक जगह नहीं है, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर राज्यसभा की एक एक सीट ही है। देखो वो कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ एक एक सीट ही है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने कहा, जो हमने पढ़ते हैं पूर्वोत्तर भारत में 7 सिस्टर, उसमें एक को छोड़ दे बाकी 6 कौन कौन सी? जैसे अरुणाचल प्रदेश में भी एक सीट है राज्यसभा की, अरुणाचल प्रदेश। और कहाँ पर एक सीट है? नागालैंड में एक सीट है। और बताओ, और आपको पता होना चाहिए मणिपुर में भी एक है, मिजोरम में भी एक है, और मेघालय में भी एक है। मेघालय में भी कितनी सीट है भाई? एक सीट। और एक और है भाई 7 सिस्टर में, उसमें भी एक सीट है। कोई स्टेट है त्रिपुरा, एक भी चले गए असम, तो वहाँ एक नहीं। 6 तो ये हो गए जहाँ राज्यसभा की एक एक सीट है। और हमने कहा एक और देख ले, तो गोवा में भी एक है। सबसे छोटा राज्य है ना गोवा। और एक पुदुचेरी में भी एक है। पहले नाम हुआ करता था पांडिचेरी, अब क्या हो गया है? पुदुचेरी। और और सिक्किम में भी एक सीट का प्रावधान है। तो ये तो अपन ऐसे ही एक्स्ट्रा जानकारी देख रहे हैं, बस ये पता होना चाहिए 4 में क्या है। 4 में है राज्यसभा सीटों का आवंटन, ये ध्यान रखना। तो हमने 4 पढ़ लिया। पहले पढ़ा संघ राज्य, क्या? 2 वेतन पद, 3 में शपथ, और 4 में राज्यसभा सीटें। अगला देखो 5। 5 में क्या लिखा है? तो 5 में है प्रशासन व्यवस्थाएं। क्या है? प्रशासन व्यवस्थाएं। कहाँ पर? जो क्षेत्र हैं, कौन कौन से? जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्र। कौन कौन से? जनजातीय और अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? प्रशासन। तो ये ध्यान रखना, 5 में प्रशासन व्यवस्था है। 5 में क्या है? प्रशासन व्यवस्था। और है कहाँ पर? जो जो कौन से क्षेत्र है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन व्यवस्थाएं हैं। ये भी ध्यान रखना, 5 में प्रशासन व्यवस्था। और ये है कहाँ? तो ये भारत के 10, वर्तमान में कितने हैं स्टेट? 10 स्टेट में ये अनुसूचित क्षेत्र हैं, जो दे रखे अनुसूची 5 में, मतलब 10 राज्यों में ये अनुसूचित क्षेत्र हैं। 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं, ये अनुसूचित क्षेत्र है, ध्यान रखना। कितने राज्यों में है? 10 राज्यों में। आप इस प्रकार याद करते हैं। नंबर 5 की तो है अनुसूची, और कितने स्टेट है? 10। अगला प्रश्न ये होता है, ये कौन तय करता है कि भाई ये क्षेत्र कौन सा है या कौन सा नहीं है? कौन सा क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है या नहीं है? तो ये तय करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ये आपको पता होना चाहिए, भारत के जो हैं राष्ट्रपति, वो इस क्षेत्र के बारे में बताते हैं कौन सा क्षेत्र कौन सा होगा, अनुसूचित का होगा या नहीं होगा। और वर्तमान में ये 10 राज्यों में, कितने राज्यों में? 10। कौन कौन से हैं भाई वो राज्य? ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे जैसे हमने कहा, ये क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। और बताओ और कहाँ है? तो राजस्थान में भी है, कितने क्षेत्र? ये बोलते हैं टीएसपी है ना, अनुसूचित। और कहाँ है? और आपको पता होना चाहिए उड़ीसा में भी ये है। मुख्यतः कौन से भारत में? उत्तर भारत, और कौन सा? दक्षिण भारत में। और कहाँ है? तो महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र। और कहाँ है? तो और आंध्र प्रदेश। ये जानकारी होनी चाहिए, बस आपको ये ध्यान रखना, 5 में प्रशासन व्यवस्था है।
और कहाँ है, तो झारखंड में भी है, ध्यान रखना। कहाँ है, झारखंड में। और आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़। और कहाँ है, और है तेलंगाना में। और कहाँ है, गुजरात में। और पता होना चाहिए, और है मध्य प्रदेश में। इसका मतलब ये जो 5 नंबर की है, इसमें 5 में कितने हैं, 10 जो है स्टेटों में अनुसूचित क्षेत्र है। तो 5 में 10 है, ये याद रख सकते हो आसानी से आप। लेकिन कौन सा क्षेत्र होगा या नहीं होगा, इसकी जिम्मेवारी राष्ट्रपति, भारत के जो होते हैं राष्ट्रपति, वो तय करते हैं कौन सा क्षेत्र होगा, कौन सा अनुसूचित का और कौन सा नहीं होगा। ये आपको पता होना चाहिए, अनुसूची 5। अगला देखो, अगला है अनुसूची 6। इसमें क्या लिखा भाई, देखो 6 में, तो 6 में भी प्रशासन व्यवस्था है, 5 में भी प्रशासन है, और 6 में भी क्या है, प्रशासन व्यवस्थाएं। लेकिन यहाँ 4 है, कौन से में, वो जो भारत है पूर्वोत्तर भारत, वहाँ के 4 स्टेट का उल्लेख है। कौन कौन सा, असम, मेघालय, मिजोरम, एक और है, वो स्टेट कौन सा हो गया। ये जो 4 स्टेट हैं, यहाँ के कौन से क्षेत्र, जनजातीय व अनुसूचित क्षेत्रों में के जनजातीय व अनुसूचित क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था है, प्रशासन। तो 5 में भी प्रशासन है, और 6 में भी क्या है, प्रशासन व्यवस्था। लेकिन अंतर है, ध्यान रखना। क्या 5 में तो हमने पढ़ा भारत के कितने, 10 स्टेट में है, और ये जो है अनुसूचित 6, यहाँ पर 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। और यहाँ के जो है जनजाति अनुसूचित अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन में। अब हमने कहा 5 में भी प्रशासन है, और 6 में भी क्या है, प्रशासन। तो दो जगह क्यों लिखनी पड़ी, अलग अलग जगह। इसमें कुछ अंतर देखते हैं। तो भाई 5वीं नंबर की जो है अनुसूची, इसमें और जो अनुसूची 6 है, इसमें क्या अंतर है। तो एक तो है 5वीं, और एक है 6ठी अनुसूची। इसमें फ़र्क क्या है, तभी दो जगह लिखा ना हमने। 5 में भी प्रशासन व्यवस्थाएं हैं जनजातीय क्षेत्रों में, और 6 में भी है। फ़र्क क्या है, पहली बात है, ये तो हमने पढ़ लिया कितने में, स्टेट में 10 राज्यों में है, और ये है 4 राज्यों में। कौन से राज्यों में, 4। तो ये जो 4 राज्य हैं, इनके नाम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 2-3 बार ऐसा प्रश्न आया हुआ है कि बताओ कहाँ पर नहीं है। तो आपको 4 नाम पता होना चाहिए, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, यहाँ पर नहीं है। लेकिन यदि आपको ये सारे नाम याद नहीं रहते ना, तो आप एक जुगाड़ लगा सकते हो, वो ये कि आपको पता होना चाहिए इसमें कौन सा स्टेट नहीं है, मणिपुर नहीं है। ये ध्यान रख सकते हो आप, क्योंकि जब भी प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सा राज्य नहीं है, तो एक ऑप्शन ये जरूर मिलेगा, कौन सा, मणिपुर। ध्यान रखना, मणिपुर में तो नहीं है। ये जो 4 है, यहाँ पर है प्रशासन व्यवस्था। अब देखो फर्क क्या है, तो हमने दो जगह क्यों लिखा इसको, है ना। 5 में भी प्रशासन लिख दिया, और 6 में भी क्या लिख दिया, प्रशासन। तो क्या अंतर है, यहाँ तो हमने कहा देखो, ये भारत के कितने स्टेट में, 10 में भी है, और ये कितने में, 4 में, और ये है पूर्वोत्तर भारत। कौन सा भारत है, पूर्वोत्तर भारत है। और ये कौन सा भारत है, मध्य भारत व दक्षिण भारत। मध्य और दक्षिण भारत के 10 राज्य हैं। लेकिन दो जगह जोड़ने की कहाँ जरूरत। तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर इनको बोला गया जो जनजाति क्षेत्र हैं, तो क्या है, जनजाति क्षेत्र। यहाँ पर सीधे भारत के कानून लागू नहीं होते, सीधे भारत के कानून लागू नहीं होते हैं। वो तो तब लागू होंगे जब यहाँ
के जो होते हैं कौन, राज्यपाल, वो तय करते हैं भाई कि भाई ये कानून सीधे इनके ऊपर लागू होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अब पता कैसे चलेगा भाई ये कानून यहाँ लागू करें या नहीं करें? यहाँ पर एक बनती है जनजाति सलाहकार परिषद, जनजाति सलाहकार परिषद, और ये बताती है भाई, ध्यान रखना, ये सिफारिश देती है कि भाई ये कानून यहाँ पर लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसको देती है भाई राज्यपाल को। तो हमने कहा कोई भी कानून यहाँ सीधे लागू नहीं होता है, यहाँ पर जो व्यवस्था कौन करता है, राज्यपाल। लेकिन ये भी अपने मन से नहीं करते, ये करते हैं जनजाति सलाहकार परिषद से पूछ कर। इसे आपको पता होना चाहिए। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो चार है राज्य, यहाँ पर जो कानून है ये स्वयं कानून बनाने की शक्ति रखते हैं। स्वयं क्या बना सकते हैं, स्वयं कानून बना सकते हैं अपना पर्सनल। ये स्वयं अपना पर्सनल क्या बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। यहाँ देखो कानून व्यवस्था कौन संभालता है, राज्यपाल। लेकिन ये जो है 6 नंबर में, यहाँ कौन संभालेगा, यहाँ संभाल सकती है स्वायत्त जिला परिषद बनाई गई है। यहाँ पर क्या बनाई गई है, स्वायत्त जिला परिषद है। और ये अपने खुद के थोड़े बहुत कानून यहाँ बना सकते हैं। तो देखो दो फर्क है। पहला फर्क तो क्या, हमने कहा यहाँ सीधा कानून लागू नहीं होगा। यदि यहाँ कानून लागू करना है तो किसको पूछना पड़ेगा, राज्यपाल। और एक समिति बनी है जनजाति सलाहकार परिषद, और ये बताती है कि भाई ये हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है। तो इसमें ये कानून लागू करते हैं कौन, राज्यपाल। लेकिन यहाँ तो ये स्वयं कानून बना सकते हैं। और ध्यान रखना कौन बनाएगा कानून, तो स्वायत्त जिला परिषद है, ये होती है स्वायत्त होती है, तो ये अपने छोटे मोटे कानून बना सकते हैं। लेकिन है भारत सरकार के अधीन ही, ये ध्यान रखना। इसका मतलब ये जो है अनुसूची 5, इसको तो थोड़ी कम छूट दी गई है और इनको थोड़ी ज़्यादा छूट दी गई है। और ये अपने कानून खुद बना सकते हैं, लेकिन ये तो खुद तो नहीं बनाएंगे, लेकिन जो कानून इनके ऊपर लागू होगा वो यहाँ सूटेबल है या नहीं। हमने कहा एक समिति बनी है जनजाति सलाहकार समिति, ये बताएगी किसको, राज्यपाल को। ये आपको पता होना। इसका मतलब यहाँ कानून बना सकता है कौन, कौन, राज्यपाल। और इधर हमने कहा यह स्वायत्त जिला परिषद है, स्वयं कानून बना सकती है। ये ज़्यादा क्या है, साले। अब ये फ़र्क है ध्यान रखना अनुसूची 5 में और अनुसूची 6 में। बस आपको यदि छोटे छोटे मोटे एग्जाम दे रहे हो तो इतना ऐसा ध्यान रख लेना। 5 में प्रशासन है, वहाँ तो 10 स्टेट हैं, और 6 में जो प्रशासन है उसमें 4 स्टेट है। इन 4 का नाम याद होना चाहिए, कई बार एग्जामिनर ने पूछ लिया है कि भाई बताओ कौन सा शामिल नहीं है। तो 4 याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो ध्यान रखना मणिपुर नहीं है। कौन सा नहीं है, मणिपुर। ये सारी हमने बात की अनुसूची 5 और अनुसूची 6 के बारे में। अगला देखो, अगला है अनुसूची 7। और अनुसूची 7 में क्या लिखा है, तो यहाँ पर लिखा है अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन। इसका विभाजन, शक्तियों का विभाजन। यहाँ पर भाई शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसका विभाजन किया गया है, शक्तियों का विभाजन। और ये जो है विभाजन 3 प्रकार की सूचियों के माध्यम से किया गया। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की जो सूचियां हैं उसके माध्यम से किया गया। ध्यान रखना कौन कौन सी, देखो। तो हमने कहा शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के माध्यम से किया गया। कितनी सूचियों के माध्यम से, 3 सूचियों के माध्यम से। ये 3 सूचियां कौन कौन सी है, ध्यान रखना। एक तो है संघ सूची, संघ सूची। और ये आपको पता है संघ सूची पे कानून संघ सरकार बना सकती है। और एक है राज्य सूची, और राज्य सूची पे कानून कौन बना सकते हैं, बना सकते हैं राज्य सरकार। और एक है समवर्ती, जहाँ पर दोनों संघ सरकार व राज्य सरकार दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, कानून बना सकते हैं, समवर्ती सूची। ये आपको पता होना चाहिए। शक्तियों का विभाजन मतलब शक्तियों का पृथक्करण किया है, पावर सेपरेशन। लेकिन और डीप की बात करें तो भारत में शक्ति का पृथक्करण नहीं है, भारत में है शक्ति का संलयन। ये भी आपको पता होना चाहिए।
तो देखो सात, तो सात में शक्तियों का विभाजन। देखो 2 मिनट का रिवाइज करते हैं। देखो पहले में पढ़ा संघ राज्य, फिर दो क्या, दो वेतन भत्ते, तीन में हमने पढ़ा शपथ प्रारूप, चार में पढ़ा राज्यसभा की सीटें, और पाँच में प्रशासन है, और छः में भी प्रशासन है। और हमने ये भी बता दिया क्या अंतर है इसमें। और अगला हमने पढ़ा सात, और सात में शक्तियों का विभाजन है। और कितनी सूचियों के माध्यम से, तीन सूचियों के माध्यम से, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और समवर्ती लिस्ट। यह ध्यान रखना है क्या इसमें देखो। और इसमें सब्जेक्ट कितने हैं, विषय विषय कितने हैं, ये ध्यान रखना आपको। कितने विषय हैं भाई, संघ सूची में कितने विषय हैं जिसपे संघ सरकार कानून कानून बना सकती है। तो आपको दो बातें ध्यान रखना, एक तो मूल संविधान में कितने थे, तो भाई संघ सूची में कितने विषय हैं जब मूल संविधान जब बना तब कितने हैं, और वर्तमान में कितने हैं, इन सब का एक साथ देख लेते हैं। तो मूल संविधान में तो संघ सूची में कितने विषय थे, 97 विषय थे, जबकि वर्तमान में कितने हैं, 2। और यहाँ पहले थे 66, जबकि आज कितने हैं, 61। और समवर्ती सूची में थे 47, और अब कितने हैं, 52। कम से कम ये पता होना चाहिए वर्तमान में इन सूचियों में कितने विषय हैं। वर्तमान में ध्यान रखना संघ सूची में तो कितने हैं, 100। और कौन सी सूची, राज्य सूची में कितने हैं, 61। और समवर्ती में कितने हैं, 52। ये पता होना चाहिए। एक बार राजस्थान पुलिस में पूछा गया है संघ सूची में वर्तमान में कितने सब्जेक्ट हैं, तो आपको पता होना चाहिए कितने हैं भाई, 100 सब्जेक्ट है, कितने हैं, 100। ये हमने पढ़ा सात, सात में शक्तियों का विभाजन तीन सूचियों के माध्यम से। लेकिन ये विषय फिक्स थोड़ी है, देखा विषय और भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखना जो यहाँ कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है उसे बोलते हैं अवशिष्ट सूची, रेजिडूरी लिस्ट, अवशिष्ट सूची। जो कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है वो सारे सब्जेक्ट किस में मान लिए जाएंगे, अवशिष्ट विषय या अवशिष्ट सूची बोल सकते हैं अपन। और यहाँ पर कानून कौन बना सकता है, यहाँ पर कानून बना सकता है संघ सरकार, अब कानून बना सकती है यहाँ पर अवशिष्ट सूची। ये ध्यान रखना, सूचियाँ हैं 3। सात में शक्ति का विभाजन किया कितने प्रकार से, 3 में। कितनी बातें पढ़ रहे हैं तो एक संशोधन और पढ़ लेते हैं। देखो उसमें क्या लिखा है, एक संविधान में संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। और ये हुआ 1976 में। ये भी पता होना चाहिए कब लागू हुआ, तो 3 जनवरी 1977 को। और यहाँ पर प्रावधान किया 5 विषय जोड़े, कौन सी सूची में, समवर्ती सूची में। कितने विषय जोड़े, 5। पहले थे 47, फिर कितने हो गए, 52। 5 विषय कौन कौन से जोड़े ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें से देखो एक तो है वन, एक विषय जोड़ा वन्य जीव, वन। दूसरा कौन सा है, वन्य जीव। अगला देखो तीसरा शिक्षा, एक है न्यायिक प्रशासन, न्यायिक प्रशासन। और एक और जोड़ा भाई नाप तोल की इकाइयाँ, नाप तोल की इकाइयाँ, बाट वगैरह होते हैं ना, नाप तोल की इकाइयाँ। इसका मतलब 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत समवर्ती सूची में कितने सब्जेक्ट जोड़े, 5। कौन कौन से, वन, वन्य जीव, शिक्षा, न्यायिक प्रशासन, नाप तोल की इकाइयाँ। ये 5 सब्जेक्ट जोड़े कौन सी सूची में, समवर्ती में। और इन 5 में से कितने सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट तो लिए थे कौन सी सूची से, राज्य सूची से, और 2 हमने लिए थे अलग ही, ये ध्यान रखना। ये हमने पढ़ा 7, और 7 में है शक्तियों का विभाजन। ये फैक्ट है, ये भी ध्यान रखना। ये 5 सब्जेक्ट कब जोड़े समवर्ती सूची में, तो 42वां 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला देखो, अगला पढ़ रहे हैं 8 की अनुसूची। कौन सी पढ़ रहे हैं, 8 की अनुसूची। और इसमें लिखा है संवैधानिक भाषाओं का उल्लेख है, किसका उल्लेख है, संवैधानिक भाषाओं का उल्लेख है, संवैधानिक भाषाओं का उल्लेख है। ये ध्यान रखना।
संवैधानिक भाषाओं का क्या है, उल्लेख है कि भाई संविधान में कितनी प्रकार की भाषाएं लिखी है, इसका उल्लेख है अनुसूची 8 में। तो ये पूछा जा सकता है कि भाई संवैधानिक भाषाओं का उल्लेख कहाँ है, तो अनुसूची 8 में। और हमने ये भी पढ़ लिया मूल संविधान में कितनी थी, मूल संविधान में भी 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान में कितनी है, 12 है। देखो यह भी पता होना चाहिए मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, कितनी भाषाएं थी, 14। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, ध्यान रखना 14 भाषाएं थी, 14। और कोई पूछ ले जबकि वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में है 22 भाषा है, भाषा है भाई 22। और एक और भाषा बनने का बहुत ज़्यादा प्रयास हो रहा है भाई, वो हमारी भाषा है राजस्थानी, अपनी भाषा है, ध्यान रखना। ये ये जो भाषा है राजस्थानी, ये भी आगे बनाई जाएगी भविष्य में, तो ये ध्यान रखना। मूल संविधान में कितनी है, 14, और वर्तमान में कितनी है, 22 है। अब देखो, अब प्रश्न आता है 15वीं भाषा कब जोड़ी, फिर हमने कहा मूल संविधान में कितनी है, मूल संविधान में 14 है, तो हमने कहा 15वीं भाषा जोड़ी सिंधी, कौन सी जोड़ी, सिंधी। ये पता होना चाहिए 15वीं कौन सी जोड़ी है, सिंधी भाषा जोड़ी, सिंधी। ये इंपॉर्टेंट है, ये कब जोड़ी गई, तो ये जोड़ी गई, ध्यान रखना, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967, तो हमने जोड़ा 67 में सिंधी भाषा, तो 21वां संविधान संशोधन। आपका जो है एग्जामिनर वो पूछ सकता है कौन से संशोधन में सिंधी भाषा जोड़ी गई, तो 21 में, और कितने नंबर की है, 15वीं भाषा। अगला देखो 16वीं भाषा कौन सी जोड़ी, तो 3 साथ में जोड़ी, 16, 17 और 18, 16वीं, 17वीं और 18वीं, और ये हमने 3 साथ में जोड़ी। नेपाली, एक है कोंकणी, और एक है मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, ये हमने 3 भाषाएं साथ में जोड़ी। और ये कब जोड़ी, ये जोड़ी हमने 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कोई नेपाली भाषा कौन से संशोधन द्वारा जोड़ी, 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 92, बस इस प्रकार की 3 साथ में जोड़ी। और हमने कहा पहले 14 थी, तो हमने 15वीं जोड़ दी, 16, 17, 18, फिर हमने कहा 4 और जोड़ी, तब 22 हुई। वो कौन कौन सी भाषाएं, ध्यान रखना, 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं, 4 साथ में जोड़ी। और हमने ये भी पढ़ लिया मूल संविधान में कितनी थी, 14, और वर्तमान में कितनी है, 22। कौन कौन सी है, तो एक तो है बोडो, एक है डोगरी, एक है मैथिली, और एक है संथाली। ये ध्यान रखना, ये 4 हमने कब जोड़ी गई, ये हमने जोड़ा 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 92वां संविधान संशोधन, 92, 2003 में जोड़ी गई। ये आपको पता होना चाहिए। देखो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14, वर्तमान में कितनी है, 22। और हमने कहा फिर ये जो है संशोधन 3 है, ये इंपॉर्टेंट, छोटे एग्जामों में पूछते रहते हैं, पता होना चाहिए। 21वें संविधान संशोधन से कौन सी भाषा जोड़ी, सिंधी। फिर हमने 3 भाषाएं जोड़ी संविधान में, फिर हमने जोड़ी 4, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22। अभी एक सीईटी का एग्जाम हुआ, उसमें प्रश्न पूछ लिया इसमें कौन सी भाषा शामिल नहीं है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। 22 में देखो सीधी सी बात करें तो हिंदी शामिल है, संस्कृत भी शामिल है, उर्दू भी शामिल है, लेकिन ये ध्यान रखना कौन सी शामिल नहीं है, तो इसमें एक खास कर जो अपन थोड़ा ध्यान रखना, अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है, 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी शामिल नहीं। जितनी बार प्रश्न पूछा है ना, तो उसमें एक ऑप्शन में जरूर मिलेगा, कौन सा, अंग्रेजी। ध्यान रखना अंग्रेजी शामिल नहीं है।
वरना तमिल, तेलुगु, मलयालम, सिंधी, गुजराती, मराठी, बहुत सारी भाषाएं हैं, सारी 22 भाषाएं, ध्यान रखना। तो दो ऑप्शन है, पहला तो 22 याद कर लेना, नहीं तो एक हल्का सा आइडिया रखना भी कौन सी शामिल नहीं है। अंग्रेजी शामिल नहीं है, वरना हिंदी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, गुजराती, मलयालम, मराठी, कैसे कश्मीरी और कैसे कन्नड़, ये सारी भाषाएं इसमें जोड़ी हुई है। तो आप तो मोटे तौर पे ध्यान रखना, संवैधानिक भाषाओं का उल्लेख कहाँ पे है, यह है अनुसूची 8 में। और एक इसका भी थोड़ा ध्यान रखना, कौन सी शामिल नहीं है, तो अंग्रेजी इसमें शामिल है नहीं है। ये हमने पढ़ ली, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अब देखो अगली पढ़ रहे हैं 9वीं। देखो इनको खाली एक एक कीवर्ड ध्यान रखना, जीवे में याद हो जाएगा। जैसे पहला, पहले में पढ़ा संघ राज्य। दूसरा क्या देना है, वेतन भत्ते। 3 में क्या है, शपथ। 4 में पढ़ी राज्यसभा सीटें। 5 में भी प्रशासन है, और 6 में भी क्या है, प्रशासन। 7 में शक्तियां हैं, और 8 में भाषा। 7 में शक्तियों का विभाजन, पावर सेपरेशन, शक्ति परत करना, ये ध्यान रखना 3 सूचियों के माध्यम से। और 8 में हमने पढ़ी भाषा। और ये हमने कहा मूल संविधान में कितनी भाषा थी, तो 14 है। वर्तमान में कितनी, 22। और ये संशोधन आपको पता होने चाहिए। एक बात हो, यदि कोई आपसे पूछ लेना कि बताओ इसमें कौन सी भाषा 22वें नंबर पे है, तो ध्यान रखना कौन सी भाषा 22वें नंबर पे है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 22वें नंबर पे वर्तमान में कौन सी भाषा है, तो उर्दू है, ध्यान रखना। कौन सी भाषा है, उर्दू। हमने तो ये पढ़ा बोडो मास, तो उर्दू कैसे हो गई। और फर्स्ट भाषा है असमिया। फर्स्ट कौन सी है, असमिया। तो ये क्यों लिखा भाई, तो इन भाषाओं को सजाया गया है अल्फ़ाबेट के हिसाब से, इसलिए ध्यान रखना। अभी वर्तमान में कौन है, 22वें नंबर पे उर्दू है, और फर्स्ट पे क्या है, असमिया। क्या हो गया, असमिया, यू फॉर उर्दू। क्यों, क्योंकि इनको सजाया गया अल्फ़ाबेट के हिसाब से। तो हमने पढ़ लिया मुख्यतः मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। अब देखो अगली है 9वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची है, 9वीं अनुसूची। ये कब जोड़ी गई, क्योंकि हमने कहा ना मूल संविधान में कितनी है, मूल में 8 ही है। ये जोड़ी गई 9वीं अनुसूची, प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई 9वीं अनुसूची। देखो एक बात और ध्यान होना चाहिए आपको, कि भारतीय संविधान में यदि कुछ संशोधन करना है ना, संशोधन की पावर किसके पास है, तो संशोधन की पावर है संसद के पास। और भारत में पहली बार संसद कब बनी है, 1952 में बनी है। इसका मतलब यदि भारतीय संविधान की किताब में कुछ चेंज करना हो, तो कौन कर सकती है, संसद। और संसद कब बनी है, 1952 में। जबकि पहला संशोधन कब हो गया, 1951 में। ये क्या है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो पहला संविधान संशोधन है, वो भारतीय जो है संविधान सभा ने किया था। क्योंकि संविधान सभा थी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, उसके दो काम थे। पहला काम तो था संविधान बनाना, और सेकंड काम था किसके रूप में काम करना, संसद के रूप में। ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब पहला संविधान संशोधन और जन प्रतिनिधि एक्ट, ये सारा किसने बनाया है, ये बनाया है भारतीय संविधान सभा ने। और जब जब संविधान सभा संविधान बनाने का काम करती, तो ध्यान रखना हमारे सच कौन से थे स्थायी अध्यक्ष, वो थे राजेंद्र प्रसाद। और जब जब संविधान बनता तब तो कौन करते अध्यक्ष था, राजेंद्र प्रसाद। और जब जब ये संविधान सभा काम करती संसद के रूप में, तो ध्यान रखना हमारे हुआ करते थे अध्यक्ष जीवी मावलंकर। कौन होते थे, जीवी मावलंकर। ये भी आपको पता होना चाहिए। जो प्रथम संविधान संशोधन है 1951 के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब देखो इसमें लिखा हुआ क्या है, इसमें लिखा है भूमि सुधार कानूनों का प्रावधान है। किसका प्रावधान है, भूमि सुधार कानूनों का प्रावधान है। भूमि सुधार कानूनों का प्रावधान है। भूमि सुधार कानूनों का प्रावधान है। भूमि सुधार कानूनों का क्या है, प्रावधान है। 9वीं अनुसूची। क्या होते हैं भूमि सुधार कानून, तो हमने कहा हमारे यहाँ थी जमींदारी प्रथा।
जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना था। जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए हमने भूमि सुधार कानून बनाए, और ये सारे कानून बनाकर हमने रख दिए 9वीं अनुसूची। तो यहाँ ये जो है 9 नंबर की अनुसूची, यहाँ पर एक प्रावधान था कि यदि कोई भूमि सुधार कानून बना है उसको कहाँ रख दिया जाए, 9वीं अनुसूची में। तो ध्यान रखना, इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। इसकी क्या नहीं की जा सकती? न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। मतलब यदि कोई हमने कानून बना दिया भूमि सुधार कानून, और उसको हमने कहाँ रख दिया है, 9वीं अनुसूची में, तो ध्यान रखना उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि भाई ये जो फंडामेंटल राइट है उसका उल्लंघन कर रहा है, या भारत का जो संविधान है उसका उल्लंघन कर रहा है। इसका मतलब यदि कोई कानून बना के इसमें रख दे 9वीं अनुसूची में, तो ध्यान रखना इसको न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। ऐसा प्रावधान था, और ऐसा प्रावधान हमने करना पड़ा हमें। क्यों? कि जमींदारी प्रथा को समाप्त करना है। और यहाँ हमारे था मूल, पढ़ेंगे आगे मूल अधिकार, वहाँ हमने पढ़ेंगे संपत्ति का मूल अधिकार था। तो ध्यान रखना हमने ये जोड़ी 9वीं अनुसूची। और देखो क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कोई कानून वर्तमान में बना दे और वो यदि फंडामेंटल जो राइट है उसका उल्लंघन करे, तो क्या अपन उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं क्या? तो ध्यान रखना वर्तमान में कर सकते हैं। तो देखो सुप्रीम कोर्ट का एक वाद हुआ, उसका नाम है आई.आर. कोल्लो वाद। क्या नाम है? आई.आर. कोल्लो वाद। ये हुआ 2007 में। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टीकरण दिया है, और इसमें यह बोला गया यदि वर्तमान में कोई कानून इसमें रख दे 9वीं अनुसूची में, तो अपन उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। और इन्होंने एक तारीख बताई, एक पढ़ेंगे केशवानंद भारतीवाद। उसका फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से 24 अप्रैल 1973 को। 24 अप्रैल 1973 को फैसला आया है कौन सा का? केशवानंद भारतीवाद। ये भी एक सुप्रीम कोर्ट का फेमस वाद है, केशवानंद भारतीवाद। और ये भी पता होना चाहिए, ये आज तक की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ है। इस पीठ में कितने लोग थे, कितने जजों ने भाग लिया 13 जजों ने। और यहाँ भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसमें फैसला आया 7-6 से। और यहाँ पर एक बात स्वीकार की गई, जो भारत की संसद है वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती। ये ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट का दूसरा वाद है आई.आर. कोल्लो वाद। ये कब का है? 2007 का है। इसमें कहा यदि कोई कानून 24 अप्रैल 1970 कौन सा 3, ये आप तारीख ध्यान रखना, 24 अप्रैल 1973। यदि कोई कानून 24 अप्रैल 1973 से पहले का है और उससे इसमें रख दिया है 9वीं अनुसूची में, तो इसकी न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकती है या नहीं कर सकती? ध्यान रखना, नहीं कर सकती। यदि कोई कानून 24 अप्रैल 1973 के बाद का है, तो ध्यान रखना उसमें न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, चाहे उसको कहाँ रख दे, 9वीं अनुसूची। देखो है क्या, इसमें है भूमि सुधार कानूनों का प्रावधान, हमें समाप्त करनी थी जमींदारी प्रथा। तो हमने एक रूल बनाया, यदि कोई भी कानून भूमि सुधार कानून है उसको कहाँ रख दे, 9वीं अनुसूची में, तो इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। ये कानून उस समय था, लेकिन आज क्या है वर्तमान में एक तारीख ध्यान रखना, 24 अप्रैल 1973। क्योंकि इस दिन ये जो केस है केशवानंद भारतीवाद, इसका फैसला आया था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि कोई कानून ये जो तारीख है इससे पहले का है और उसे कहाँ रख दिया है, 9वीं अनुसूची में, तब तो कोई बात नहीं, इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। लेकिन कोई कानून 24 अप्रैल 1973 के बाद का है तो उसे भले ही कहाँ रख दिया हो, 9वीं अनुसूची में, उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये तो बात है ना, ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ये आप छोटे छोटे मोटे एग्जाम है वहाँ तो इतना ही ध्यान रखना 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई, और इसमें क्या है, तो भूमि सुधार कानून है। ये भी पता होना चाहिए जब ये अनुसूची बनी तो इसमें कितने कानून थे, इसमें 13 कानून थे।
और ये बढ़ते बढ़ते कितने हो गए, 200 284 हो गए, 200 कितने हो गए, 84। ये पता होना चाहिए। पहले कितने थे, 13, और फिर कितने, 284। और अब भले ही कोई कानून कहीं भी रख दे, उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती, ध्यान रखना। ये हमने पढ़ा 9वीं अनुसूची। अगला देखो, ये जो सरकार है ना हमारी, कौन सी सरकार, राजस्थान सरकार। तो हमारी राजस्थान सरकार ने भी 2 भूमि सुधार कानून बनाए थे, और उनको यहाँ रखा था। कुछ बनाए थे काश्तकार अधिनियम। कोई इतनी बातें आप ध्यान मत रखना, बस इतना ध्यान रखना इसमें क्या है, तो भूमि सुधार कानून है, किसमें, 9वीं, तो 9वीं में है भूमि सुधार कानून। अगली है 10वीं अनुसूची। ये कब जोड़ी गई, ध्यान रखना, ये जोड़ी गई 52वां संविधान संशोधन 1985 में। 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई। बताओ क्यों जोड़ी गई, तो ध्यान रखना, इसमें प्रावधान किया था दल बदल कानून के बारे में। दल बदल कानून का प्रावधान है इसमें, दल बदल कानून का प्रावधान है। ये पता होना चाहिए कौन सा कानून है, दल बदल कानून का प्रावधान। ये हमने करना पड़ा, क्योंकि जो सांसद है, जो विधायक है, वो ऐसे पार्टी चेंज कर देते हैं ना, तो हमने बनाया दल बदल कानून। आप सिंपल वे, इजी वे में से पार्टी चेंज नहीं कर सकते। क्यों, ऐसी छोटी सी घटना है भाई, एक व्यक्ति था जिसका नाम था गया लाल। गया लाल जी थे भाई, ये ध्यान रखना। और ये थे एमएलए। एमएलए थे कहाँ के, ये स्टेट हरियाणा के एमएलए थे गया लाल जी। और एक घटना हुई 1967 में। ये ये जो विधायक साहब हैं, इन्होंने 3 बार पार्टी चेंज कर ली एक दिन में। तो हमने कहा हमें कानून बनाना पड़ा, कौन सा, दल बदल। ये तो एक छोटा सा है, आधार ध्यान रखना, गया लाल जी। और फिर हमने कहा एक नाम भी फेमस हुआ, गया राम और आया राम पद्धति भी बोलते हैं किसको, दल बदल कानून को। आप छोटे छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ध्यान रखना 10 और 10 में है दल बदल कानून। क्या है दल बदल कानून, यहाँ तो पहले तो मूल संविधान में तो ये लिखा हुआ था कि यदि कोई भी राजनीतिक पार्टी है, यदि कोई भी, कौन सी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, और इस राजनीतिक पार्टी के कितने सदस्य, 1/3 से कम सदस्य, यदि कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो उनके ऊपर कौन सा कानून लागू होगा, दल बदल का। लेकिन फिर इसमें संशोधन कर दिया, और ये संशोधन हुआ 91वां संविधान संशोधन 2003 में। और यहाँ हमने ये जो है 1/3 को हटाकर हमने लिख दिया 2/3। यदि कोई राजनीतिक पार्टी के 2/3 से कम सदस्य, 2/3 से कम सदस्य दूसरी पार्टी को ज्वाइन करेगा, तो उसे क्या माना जाएगा, दल बदल कानून माना जाएगा। ये हमने बात लिखी अनुसूची 10 में है, कौन सा कानून, दल बदल कानून। सिंपल में पूछ ले भाई, ये कानून किन के ऊपर लागू होता है, ये ध्यान होना चाहिए, ये कानून लागू होता है सांसदों और विधायकों के ऊपर, सांसदों और विधायकों के कानून लागू होता है। तो और भी वजह है दल बदल की। हमने कहा जैसे जैसे जहाँ जहाँ पर खुला मतदान होता है, जैसे एक सभा, राज्यसभा में खुला मतदान का प्रावधान है, कौन सी सभा, राज्यसभा, और यहाँ पर है खुला मतदान। खुला मतदान का मतलब है जो कैंडिडेट वोट डालने जाता है, कौन डाल कौन वोट डालने जाता है राज्यसभा के चुनाव में, तो पता होना चाहिए, विधायक जाते हैं। तो वो जिस पार्टी के होते हैं ना, उस पार्टी का जो होता है एजेंट, उसको अपना वोट दिखाते हैं। और यदि वोट नहीं दिखाए, या जिस पार्टी का है उसको वोट ना देकर किसी और को वोट दे दे, तो भी क्या माना जाएगा, दल बदल माना जाएगा। या देखो कोई पार्टी व्हिप जारी करती है, और यदि कोई सांसद विधायक उसका उल्लंघन करता है, और पार्टी उसे माफ़ नहीं करती, तो भी क्या माना जाता है भाई, दल बदल माना जाता है। या यदि एक व्यक्ति, कोई विधायक बन गया है, सांसद बन गया किसी पार्टी से, और चुनाव जीतने के बाद यदि पार्टी को छोड़ देता है, तो भी ध्यान रखना वो क्या माना जाएगा, दल बदल माना जाता है। लेकिन कुछ सदस्य होते हैं इंडिपेंडेंट, कौन, निर्दलीय सदस्य। कौन से सदस्य, निर्दलीय सदस्य।
ये ध्यान रखना, चुनाव जीतने के बाद यदि किसी पार्टी में शामिल हो जाए ना, तो भी क्या माना जाएगा? दल बदल। इसका मतलब ये सदस्य भी किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते, हाँ समर्थन दे सकते हैं। ये हमने पढ़ा 10। ये तो बाकी बातें तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो इजी वे में। बस ये ध्यान रखना 10 में क्या है, दल बदल, इतना ही ध्यान रखना। प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला तो ये कब जोड़ी गई, तो 52वां संविधान संशोधन। और फिर हमने कहा क्या है, तो 10 से 10, 10 में है दल बदल। और ये किन के ऊपर लागू होता है, सांसदों और विधायकों के ऊपर। लेकिन ये फैसला कौन करेगा कि दल बदल हुआ है या नहीं, तो ध्यान रखना ये फैसला करता है सदन का अध्यक्ष। कौन करता है? सदन का जो अध्यक्ष होता है वो, उसका अंतिम फैसला होता है दल बदल के संबंध में। और क्या होगा यदि किसी के ऊपर दल बदल या कानून लागू हो जाए, तो उसकी सदस्यता चली जाएगी और वो मंत्री पद भी धारण नहीं कर सकता। ये सारी बातें हैं। बस इनको अपना आगे और पढ़ेंगे, जब अलग टॉपिक पढ़ेंगे, सांसद जब संसद पढ़ेंगे, जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे, तो वहाँ और चर्चा करेंगे। बस अभी तो इतना ही ध्यान रखना। ये कौन सा 10 में क्या है, दल बदल। अगला देखो, अगली है 11वीं अनुसूची। कौन सी है? 11वीं। ये कब जोड़ी गई? ये ध्यान रखना, ये जोड़ी गई 73वां संविधान संशोधन, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। 73वां संविधान संशोधन 1900। ये भी पता होना चाहिए कब लागू हुआ था, तो 24 अप्रैल 1993 को। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि पंचायती राज के 29 विषयों का उल्लेख है। कितने विषयों का? 29 विषयों का उल्लेख है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया एग्जाम में, ध्यान रखना। ये पंचायती राज में कितने विषयों का उल्लेख है और कहाँ पे है, तो अनुसूची 11 में है। कितने विषयों का? 29 विषयों का उल्लेख है। और ये जोड़ा 73वां संविधान संशोधन 1992। तो अपन आगे और डिटेल में पढ़ेंगे जब पंचायती राज पढ़ेंगे, तब मैं बताऊंगा कि भाई जो पंचायती राज को संविधान में मान्यता देने के लिए हमने 73वां संविधान संशोधन किया, और हमने इसको जोड़ा भाग 9 में। और इसके लिए हमने 16 जोड़े अनुच्छेद। अनुच्छेद जोड़े नंबर में 16। और कहाँ से कहाँ तक है? 243 से लेकर 243O। तो ये अपन 16 अलग अलग बात करेंगे अनुच्छेदों के बारे में, तो आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। बस आपको तो इतना पता होना चाहिए कौन सी 11वीं में क्या है, पंचायती राज के 29 विषय। अगला देखो 12वीं अनुसूची। ये कब जोड़ी गई? ये ध्यान रखना, ये जोड़ी 74वां संविधान संशोधन 1993। ये ध्यान रखना। और इसमें क्या लिखा है? नगर निकाय। नगर निकाय के 18 विषयों का उल्लेख है। नगर निकाय के 18 विषयों का उल्लेख है। तो ये विषय भी ध्यान रखना, कितने हैं? 18 विषय। नगर निकाय में तो 18 है, और पंचायती राज में कितने हैं? 29। 18 विषयों का उल्लेख है। ये जो सब्जेक्ट है इनके ऊपर कानून बना सकती है कौन सी निकाय? स्थानीय निकाय। तो एक बात ये भी पता होना चाहिए कि भारत में जो सत्ता है ना, उसको 3 भागों में बांटा है। और ये जो है व्यवस्था खाली भारत में ही है। हमने कहा संघ जो स्तर है वहाँ पर संघ सरकार है, और जो कौन सा स्तर है? स्टेट स्तर, राज्य स्तर, वहाँ पर है राज्य सरकार। और जो स्तर है स्थानीय स्तर, यहाँ पर क्या है? पंचायती राज और नगर निकाय। और इन सब का जो उल्लेख है वो संविधान में किया हुआ है। और ये जो व्यवस्था पूरे वर्ल्ड में खाली कहाँ है? भारत में है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमने ऐसे छोटे कर करके 12 अनुसूचियाँ पढ़ी। कितनी पढ़ी? 12। अब जो आप देने वाले हो एग्ज़ाम, वहाँ से पूछा जाता है भाई पहले में क्या है, साथ में कितनी सूचियाँ है, कौन सी सूची में कितना कितने विषय जोड़े गए हैं, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हमने क्या पढ़ी? अनुसूची। तो ये हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा। एक दिन पढ़े थे मूल कर्तव्य,
आज हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा, अनुसूचियाँ। बाकी अपन मिलेंगे अगली क्लास में। इसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि हम थोड़े बहुत मोटिवेट हो। तो मिलते हैं कल। धन्यवाद।